नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम सही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ जो जिसकी वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है, और इसके अलावा जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है, क्योंकि उसके भी काफ़ी पद खाली हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें इन एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हाई कोर्ट के, चाहे वो आर ओ का हो, चाहे वो ग्रुप सी ग्रुप डी का हो, इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत टफ़ आता है। देखा जाता है कि ये ग्रेजुएट लेवल के इसमें वोकेबलरी वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह तक आ जाते हैं। वो कहा जाता है कि ये इंटर लेवल का है, बट वो इंटर लेवल का होता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम कैसे इंग्लिश को इफ़ेक्टिवली तैयार कर सकते हैं। और तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि यार ये जो आर ओ का पेपर है ये आपका 2.5 घंटे का होता है, और आप में इसमें 200 नंबर का आता है। अब इस 200 नंबर में जो आपके 50 नंबर हैं वो आपका इंग्लिश का होता है। अब आप सोचिए कि आपका एक चौथाई जो हिस्सा है पूरे पेपर का वो आपका इंग्लिश कवर कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसको कवर करना कितना ज़रूरी है। और अगर आप 50 में से 48-45 क्वेश्चन सही कर ले आते हैं, 45 के 48 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले आते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं प्री एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि हिंदी वगैरह सभी लोग सही करके आते हैं, जीएस वगैरह सभी लोग मोर और लेस सही ही करके आते हैं। कंप्यूटर के लोग 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो सब लोग सही करके आते हैं। लोग जो ज़्यादा डिफरेंस आता है नंबर में वो आता है इंग्लिश में, क्योंकि किसी की इंग्लिश की वोकेबलरी वगैरह अच्छी होती है तो वो ज़्यादा अच्छा कर ले जाता है, किसी कोई कोई उसमें रह जाता है। तो मेन बात आज हम ये करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका है वोकेबलरी। वोकेबलरी में आपका सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, नॉर्मल वर्ड का मीनिंग भी आ जाता है। तो इसके अलावा जो इडियम फ्रेजेस हैं आपके, प्रोवर्ब हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप 20 से 25 क्वेश्चन तक सही कर ले जाएंगे। और इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के सेक्शन में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका स्पेलिंग एरर हो गया, आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। स्पेलिंग एरर में आपको स्पेलिंग दे देगा, आपको उसमें से छांटना होगा कि कौन सी गलत स्पेलिंग है या सही स्पेलिंग का पूछ लेगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। इसके अलावा आपका उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तो आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन का के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है। इसके अलावा आपके ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको रीअरेंजमेंट, जैसे आप बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि आपको 4-5 सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको उसको रीअरेंज करना होगा कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। छोटे छोटे पार्ट्स दिए रहते हैं बेसिकली एक बड़े सेंटेंस के, आपको उसको ABCD के हिसाब से सही फॉर्म में लगाना होगा कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो इस टाइप से आपका ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होती है उसका इंटरचेंज आ जाता है। इसके अलावा आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो पूछ ली जाती है। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपका कई बार एक क्वेश्चन उससे आ जाता है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि मतलब क्वेश्चन दे देगा, उसमें एक जगह खाली फिल इन द ब्लैंक्स रहेगी, आपको उसमें जो उस सेंटेंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, सही वर्ड होना चाहिए, वो आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक चुन के लिखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने इंटर में बेसिकली आपने इंटर में अगर आप करके आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी ग्रामर का पोर्शन होता है, ठीक है, उसी से उन्हीं सब टॉपिक्स से एक एक दो दो क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के सेक्शन में आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका वोकेबलरी रहता है, क्योंकि आप जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे या आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे या आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसमें भी वो क्वेश्चन ऐसे देता है कि अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि हाँ यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो अब हम ये बात करेंगे कि यार ये तो हो गई बात कि मतलब क्या इसका वेटेज है, क्या इसमें आता है इंग्लिश के पेपर में। अब हम ये बात करेंगे कि इसको तैयार कैसे करें। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहले से थोड़ा बहुत करते आ रहे हैं, अगर आपकी तैयारी है तो आप क्या करें, और अगर आप बिल्कुल नए नए हैं तो आप क्या करें। देखिए, अगर आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है अगर वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत वीक है, मतलब आपको लगता है कि आपके 50 में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले ये करिए कि अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप पहले एक किताब आती थी न्यू लाइट जनरल इंग्लिश करके, आप वो ले लीजिए। ठीक है ना,
अगर आपके किसी दोस्त के पास या भाई के पास पढ़ी हो तो उससे मांग लीजिए। पहले आप वो न्यू लाइट जनरल इंग्लिश ले लीजिए और उससे आप जो भी ग्रामर का पोर्शन है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जो भी ग्रामर के नॉर्मल रूल्स होते हैं वो हल्का हल्का देखिए। उसके अलावा सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाइए। तो आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो वो आप जब उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो उनके सबके आप रूल्स थोड़ा थोड़ा देख लीजिए एक बार। मतलब आपको रटना नहीं है, हल्का हल्का देख लीजिए कि हाँ यार, अगर यहाँ पे ईच लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, अगर वन ऑफ दीज लिखा है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर कब आता है, प्लूरल कब आता है। बहुत हल्का हल्का मतलब एक सिंपल रीडिंग मार जाइए। उसमें कुछ ये मत सोचिएगा कि मतलब इसमें हमको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। एक बार में कुछ याद नहीं होगा, एक बार में कोई भी रूल याद नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। बट क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। तो आपको वो याद ज़रूर नहीं रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे एरर इसमें होती है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन, उसमें आपको एग्जैक्ट एकदम ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा पढ़ा है न्यूज़पेपर में, या नॉर्मल अगर आपकी इंग्लिश एक नॉर्मल लेवल की है, आप पढ़ते रहते रहते हैं कोई मैगजीन वगैरह, या अगर नॉर्मल आजकल फ़ोन पे सब लोग गूगल वगैरह से कोई ना कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो आप उसमें ये जान जाएंगे कि हाँ यार, ये वर्ड जो है ये गलत लिखा है, या ये स्पेलिंग गलत लिखी है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नॉर्मल जो है वो उसके रूल्स वगैरह देख जाइए। और जो जैसे कोई जैसे सिंपल सेंटेंस है वो क्या होता है, पास्ट सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि कैसे हम 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब आप जान जाएंगे, आपको बेसिक बेसिक पता लग जाएगा। अब बात आती है कि मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, आपको मतलब ये रूल्स वगैरह भी आप एक भी बार नहीं देख सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, सिंपली आप एक काम करिए, आप सबसे पहले एक SP बख्शीश आपकी किताब आती है इंग्लिश की, अरिहंत की है शायद वो, आप वो ले लीजिए, ठीक है, वो आप ले लीजिए। उसमें हर चीज़ बहुत कायदे से समझाइए। मतलब आप न्यू लाइट अगर इंटर की नहीं पढ़ सकते हैं, या अगर आप ICSE CBSE की, अगर आप रैन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप SP बख्शी उठाइए, SP बख्शी उठाइए, या फिर आप नीतू मैम की एक किताब आती है KD कैंपस की, वो आप देख सकते हैं, आप उसको ले लीजिए। और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनको आप बस, रूल्स मत पढ़िए, रूल्स ना पढ़िए, रूल्स आप तब पढ़िए जब आप न्यू लाइट वाली बुक से पढ़ लिए। उसमें सबसे बेसिक लेवल पे दिया गया है, और वो आपने इंटर में पढ़ा है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपका रिकॉल होगा, आपको नया नहीं लगेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आप किसी दूसरी बुक से रूल्स पढ़ेंगे तो फिर आप चकरा जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर में 50-50, 70-70, 100-100 रूल्स हैं। और रूल्स याद करने का मतलब कोई वहाँ नहीं है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, आपको नंबर मिलेगा। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें रूल क्या लगा है क्या नहीं लगा है, क्योंकि अगर आपको रूल मालूम है, अगर आपकी स्कूलिंग इतनी अच्छी हुई है, या आपको रूल पहले से मालूम है, ग्रामर अगर आपको आती है, तो अच्छी बात है। वरना अब अगर आप एकदम नए सिरे से शुरू करेंगे तो आपको रूल्स बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो आप SP बख्शी साहब की किताब उठाइए, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। उसमें आपका चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो, चाहे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो, चाहे आपका प्रोवर्ब्स हो, इडियम फ्रेजेस हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, या आपका स्पेलिंग एरर हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्ज़ाम में आता हो और उसमें ना पूछा जाता हो। तो आपको सिंपली ये करना है कि ये SP बख्शी साहब की किताब उठानी है, इसमें से 1 बाय 1 एक एक टॉपिक आपको जो है वो आपको कवर करना है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको रूल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, या जो वर्ड मीनिंग या जो इडियम फ्रेजेस दिए गए हैं आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अगर सपोज़ कि आप ये बुक आपके पास नहीं है, या आपको ये किताब टफ लग रही है, या आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके बाद आप ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल इंग्लिश की, मोटी सी आती है थोड़ा सा, वो आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि उसमें जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको हिंदी में उन्होंने पूरा समझाया है, मतलब एक्सप्लेन किया है। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन से मेरा क्लियर नहीं हो रहा है और आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आप ऐसा करिए, ल्यूसेंट लीजिए। ल्यूसेंट में क्या होगा कि आपको एक एक रूल उसने डिस्क्राइब किया है, तो आपके वो दिमाग में बैठेगा कि हाँ यार, अगर यहाँ पे इसने कनेक्टर अगर जोड़ा है, कंजक्शन जोड़ा है, तो इसके बाद फिर कैसा सेंटेंस बनेगा, 2 सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे जो रूल हैं वो आप उसमें देखेंगे। मतलब उसमें वो पूरा समझाया हुआ है उसने, तो आपको किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम खुद ही बन जाएगा। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ ही, मैं पूरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करा दूंगा, हर टॉपिक की 100-100, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। उसमें मेन जो पॉइंट जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वो बता दूंगा कि यार यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये क्लिक करता है, तो आपको अपने आप मतलब
उसमें फिर जब इतना पढ़ लोगे ना यार आप, तो आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार इस सेंटेंस में ये यहाँ पे गलती है या ये यहीं पे गलत हो सकता है, मतलब पता लगने लगता है। वो इतना जब पढ़ लोगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो खुद से मतलब तुक्का भी मारोगे तो वो सही निकलेगा, ठीक है ना। तो लूसेंट वगैरह देख लो। अगर लूसेंट वगैरह से जैसे आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा और मतलब कर लें, 50 में 50 सही करने का मतलब अगर टारगेट लेके चल रहे हो, या 45-47 तक अभी भी सही कर रहे हो और थोड़ा मतलब एकदम कवर करना है कि एकदम 100% सही करके जाएंगे, तो यार उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ये है कि आप एसएससी सीजीएल की, जी हाँ, आप एसएससी सीजीएल की जो मेंस की किताब आती है इंग्लिश के पेपर के लिए, आप वो उठाइए। मोटी सी आती है वो, किरण पब्लिकेशन की या किसी ऐसे ही किसी पब्लिकेशन की आती है, आप वो उठाइए। उसमें एसएससी सीजीएल के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्री और मेंस, सबका उसमें पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन रहता है। और जो एसएससी के एग्ज़ाम में प्री और मेंस में, स्पेशली मेंस में जो वोकेबलरी आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब अगर आप एसएससी की सीजीएल की मेंस की वोकेबलरी हिला ले जाओगे, तो आपका इलाहाबाद आर ओ एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। और अगर आर ओ कर ले जाओगे तो फिर ग्रुप सी ग्रुप डी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप एसएससी सीजीएल की वो मेंस की बुक ले लो, लेकिन स्टार्टिंग में मत लेना यार। इनिशियली अगर ले लोगे तो फिर मतलब निपट जाओगे, तो फिर वो बहुत मतलब हाईटेक हो जाएगा। अगर इंग्लिश वीक है तो एसएससी सीजीएल की स्टार्टिंग में मत लेना। अगर इंग्लिश डिसेंट है, अच्छा खासा कर ले जाते हो, 40+ कर ले जा रहे हो आप, तो फिर आप एसएससी सीजीएल की मेंस की बुक उठाओ, उससे करो। और किसी को इससे भी एडवांस जाना है, मतलब किसी को लग रहा है कि उसने एसएससी सीजीएल की मेंस पढ़ी है, लेकिन इससे भी एडवांस जाना है, थोड़ा और हायर लेवल का वोकेबलरी किसी को तैयार करना है, तो वोकेबलरी के लिए एक हायर लेवल की बुक है, वो आपको मिल जाएगी। मैं नाम बता देता हूँ। एक किताब आती है वर्ड पावर मेड ईजी, आपने सुना होगा। एक इतनी मोटी सी किताब होती है, वो छोटकू सी होती है बट मोटी होती है, ठीक है। और ये आपकी रेड कवर होता है इसका, पहचान जाएंगे आप, जाके बोलेंगे नॉर्मन लुइस की होती है ये, वर्ड पावर मेड ईजी आपकी नॉर्मन लुइस की। और उससे अगर आप वोकेबलरी तैयार करोगे, रोज़ यार 20 या 30 वर्ड याद करो, ठीक है ना। वोकेबलरी का यही है, रोज़ नियम बना लो। अब मतलब मैंने जब मतलब आज से 4-5 साल भी किया मैंने यार, आज से जब 8-10 साल पहले याद किया था, तो मैंने क्या किया था कि मैं बताऊंगा अभी एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। फिलहाल आपके लिए ये है कि आप डेली 20 से 25 वर्ड्स जो हैं वो आप याद करिए, तो उससे क्या होगा कि आपके और जो पिछला है उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। क्योंकि वोकेबलरी का क्या है कि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, आपने पढ़ा भी है लेकिन आप भूल जाएंगे, और उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करिए, वरना वो दिमाग में रहेगी नहीं। जैसे आपने वर्ड मीनिंग याद तो किया, लेकिन अगर आपने उसको कहीं अपनी लैंग्वेज में या कहीं पर लिख करके उसको यूज़ नहीं किया, किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में या किसी चीज़ में, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में किसी अपने दोस्त से बात करिए, अपने भाई बहन से बात करिए, माता पिता से बात करिए, तो थोड़ा टीचर से बात करिए, थोड़ा बोलते रहिए। उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार बंदे ने कितना अच्छा वर्ड बोला, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने जो पढ़ा था वो यूज़ किया। तो ऐसे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। रोज़ डेली आपको 20 से 30 वर्ड्स आपको याद करने हैं। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आप लोग बताओगे कि हाँ मतलब अगर आप लोग को ज़रूरत रहेगी, आप लोग बोलोगे, तो यार मैं भी रोज़ 30 जो हैं वो वर्ड मीनिंग या सिनोनिम एंटोनिम मैं करा दिया करूँगा, ठीक है। वो मतलब एक रिचुअल बना लेंगे, वो मतलब रोज़ करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके 30-40 वर्ड्स, क्योंकि यार ये एक ऐड ऑन है, मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप 30 वर्ड मीनिंग अगर आप याद करते रहोगे तो यार आपके महीने में कितने हो जाएंगे, आप खुद हिसाब लगा लो, ठीक है। तो आपका वोकेबलरी का सेक्शन बहुत एनरिच हो जाएगा, और मेन मतलब यही नंबर खिंचवाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उससे तैयार करोगे तो आपका अच्छे से निपट जाएगा, वोकेबलरी आपकी फंसेगी नहीं। और बाकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि यार जब मैंने आज से 8-10 साल पहले, 11 साल पहले मैंने तैयार किया था, तो छोटा ही था मैं, तो ये सीन ये हुआ कि मेरा एक दोस्त था यार, तो वो जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था, जीआरई की, ठीक है ना। वो एक बाहर वार जाने का एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, मतलब इंग्लिश की उसमें काफ़ी अच्छी वोकेबलरी और पूरा पेपर आता है। तो वो बहुत अच्छे अच्छे हैवी वर्ड यूज़ करता था वोकेबलरी के, और मेरी नॉर्मल इंग्लिश थी, मतलब रेस सबकी रहती है वैसे मेरा भी नॉर्मल इंग्लिश का लेवल था, और उसकी काफ़ी अच्छी थी, मतलब ही वॉज़ वेरी डिसेंट इन इंग्लिश। तो फिर हुआ ये कि वो यार वर्ड यूज़ कर देता था, मतलब झिलाता था वो कि मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, ये बताओ। उसको पूरी वर्कबुक मिलती थी, मतलब उसमें 100 वर्ड्स, वो जिस कोचिंग में ज्वाइन कर रखा था उसने, उसमें 100 वर्ड्स उसको डेली मिलते थे। तो वो पूरा याद करके आता था ऐसे। उसका मतलब जैसे ये आपका कॉपी है, अगर इस तरीके से आपका कॉपी है, तो उसमें वो पूरा एक पन्ने पे 100 वर्ड लिखे रहते थे, और उसका आंसर उन लोग को याद करना होता था वो वर्ड का। वो झिला देता था। फिर यार हमको एकदम मतलब बात लग गई अंदर से, हमने कहा कि मतलब वोकेबलरी तो बिल्कुल मतलब छान माननी है, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने उससे वो जीआरई की किताब ले ली, मैंने मांग ली, मैंने कहा लाओ दोस्त, ठीक है। फिर मैंने उससे वो किताब ली। मैंने वो किताब लेने के बाद में उसकी किताब में करीब क्या कुछ नहीं तो 5000 वर्ड दिए होंगे, 5000 दिए थे। तो मतलब मुझे एकदम जुनून सा छा गया, मैंने कहा कि नहीं यार ये तो एकदम रट मानना है। तो मैंने उसका पूरा नोट्स बना लिया,
ठीक है। मैंने कहा कि फ़ोटो स्टेट कराते तो उसमें छोटा छोटा लिखा था, याद भी नहीं होता, तो मुझे थोड़ा नोट्स वोट्स बनाने का आदत ही था। मैंने पूरा उसका नोट्स बना लिया, 5-6 दिन 7 दिन बैठ के पूरा 5000 वर्ड्स दिन रात बैठ के नोट कर डाले, लिख डाले। जो मतलब टफ टफ थे एकदम, जो ईजी थे वो नहीं लिखे थे। और उसके बाद में मैंने फिर क्या किया कि वो 5000 क्वेश्चन को मैंने जल्दी से जल्दी निपटाया, मतलब मैंने बहुत तेज़ निपटाया था यार, 1 हफ्ते में मैंने निपटा लिया होगा। तो इस तरह से मैंने कवर किया था, तो मेरा मतलब वोकेबलरी बहुत अच्छा हो गया था। अभी भी मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है। तो मैं करा दूंगा यार, मैं मतलब रोज़ 30 क्वेश्चन का मतलब मैं एक वो बना रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो वीडियो, ताकि आप बोर हो जाओ। और अगर आप बोलोगे यार तभी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ मतलब मैं ऐसी स्टार्ट नहीं करना चाहता या नहीं देना चाहता जो आप लोग के काम की ना हो, ठीक है ना। तो जनरली मतलब मैंने ये इंग्लिश के टॉपिक पे आज सबसे पहले इसलिए बात की क्योंकि काफ़ी बच्चों को, काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम रहती है। सब लोग बोलते हैं कि अरे सर इंग्लिश का बता दीजिए, बाकी तो कर ले जा रहे हैं, इंग्लिश में फंसे जा रहे हैं। तो यार इंग्लिश का मैंने आपको ये बता दिया है, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या कोई भी मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा दिक्कत होगी तो यार मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो यार ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को कुछ यार आपके डाउट्स आउट्स या कुछ क्वेरी जो है वो सॉल्व हुई हो। और अगर यार ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर लेना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत से यार मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब अभी हाल में जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो यार वो मतलब कहते हैं कि सर इस पे बता दीजिए, ये बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। जबकि यार मैंने ऑलरेडी मतलब वीडियो मैंने बना रखा है, मैं लगातार डेली बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आप यार एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चीज़ों को देख लो, मैंने आर ओ का पूरा बता रखा है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और फिर अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो यार आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यार बस लगातार पढ़ते रहो यार, क्योंकि फॉर्म कब आ जाएगा और फिर कब मतलब तैयारी करोगे, क्या करोगे, अभी ही बेस्ट टाइम है। नवंबर में निपटा दो, नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर फॉर्म आता है तो मतलब आराम से आपकी आधी तैयारी निपट चुकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यार बस डेली पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो यार, सर्दी वर्दी बढ़ रही है, थोड़ा ख्याल रखो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी तो फिर पढ़ाई क्या घंटा करोगे, ठीक है। और यार बस ख्याल रखो, है ना। जय हिंद, जय भारत।